नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। एसओजी की टीम ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है, तो वहीं कैश के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार युवकों में एक राजस्थान और दूसरा दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। कैश के बारे में सही जानकारी ये दोनों ही युवक नहीं दे पाए। इनसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश मिला है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। 2 युवक गिरफ्तार किए गए, एक राजस्थान का, दूसरा दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। जब इनसे पूछा गया कि इनके पास ये पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, ये कहां ले जा रहे थे, तो सही तरह से जानकारी ये नहीं दे पाए। तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए ये कैश मिला है इन 2 लोगों के पास। हल्द्वानी में ये कैश पकड़ा गया है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कैश को गिनते हुए। 1 करोड़ 40 लाख की इतनी बड़ी रकम लेकर कहां जा रहे थे, कहां से लेकर आए थे, ये सही जानकारी दोनों ही युवक नहीं दे पाए हैं। एक युवक राजस्थान का और दूसरा दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। हल्द्वानी में दोनों पकड़े गए। सर फोटो नहीं चलेगी सर। तो कैश के बारे में साफ साफ नहीं बता पाए दोनों ही पकड़े गए लोग। 2 लोग पकड़े गए हैं इतनी बड़ी रकम के साथ। उत्तराखंड में 2 दिन में 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 75 हो गई है। आज जो 3 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, उनमें एक मसूरी, एक डालनवाला, एक रायपुर का रहने वाला है। तीनों लोग दिल्ली और मुंबई से देहरादून पहुंचे थे। वहीं 50 मरीज अब तक रिकवर कर चुके हैं। 24 एक्टिव केस अभी प्रदेश में मौजूद है, तो एक मरीज की मौत हुई है। तो आज 3 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 2 दिन में 6 मरीज सामने आ चुके हैं उत्तराखंड में, जहां एक वक्त लग रहा था कि मामले अब कंट्रोल में हैं, लेकिन अब 2 दिन से लगातार 3 मामले सामने आ रहे हैं। तो प्रदेश में प्रवासियों के चलते ये मामले बढ़ रहे हैं। जो प्रवासी आए हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। केसेस अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 50 जो व्यक्ति थे कोविड से इन्फेक्टेड, उनका उपचार हो गया है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार से जो इस राज्य में रिकवरी का परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली हाई रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टरों ने आज राहत की सांस ली है। अस्पताल में भर्ती 36 साल का कोरोना मरीज 36 दिन बाद ठीक होकर अपने घर चला गया। 8 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती था, लेकिन इसकी 10 जांच रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आई, जिससे मरीज के साथ ही डॉक्टर भी परेशान थे। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज को कई और बीमारियां भी थी, इसलिए मरीज का ठीक होना एक बड़ी उपलब्धि है। मरीज ने घर जाते समय डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके पास डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के लिए शब्द नहीं है। ये मरीज इसलिए खास है क्योंकि इसको लगभग 36 दिन एडमिशन को हो चुके हैं। 36वें दिन आज डिस्चार्ज होके जा रहा है। इसको कोरोना के साथ साथ कोविड-19 के साथ साथ मरीज को जो है थायराइड की परेशानी भी थी, जिसका भी ट्रीटमेंट साथ में शुरू किया गया, और साथ में इसको साइनोसाइटिस की परेशानी थी। शायद उसकी वजह से इसका जो है वायरल क्लियरेंस नहीं हो पा रहा था। मेरे पास तो ऐसे अल्फाज नहीं है जो डॉक्टर का शुक्रिया अदा कर सकूँ। जी बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर, ये सभी अपने हो रहा है उनसे। अब दवाई तो है ही नहीं उनके पास, तो फिर वो क्या करें। प्रवासियों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब बॉर्डर पर सैंपल लेने का काम तेज कर दिया गया है। आसारोड़ी, कुल्हान के बाद अब रायवाला में भी कोरोना के सैंपल लेने की तैयारी हो रही है। आसारोड़ी चेक पोस्ट पर लिए सैंपल में से 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हमने सैंपलिंग शुरू कर दी थी और अब हमारा प्लान है आज या कल तक जो है हम रायवाला जो हमारा बॉर्डर है वहां से भी हम सैंपलिंग करना शुरू कर देंगे। वहीं कोरोना टेस्टिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में 4 मई के बाद उत्तराखंड लौटे लोगों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। प्रवासियों के सैंपल टेस्टिंग के लिए आदेश जारी हो गए हैं। हेल्थ सेक्रेटरी निदेश झा ने सभी डीएम को आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड लौटे 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। दूसरे राज्यों से इलाज करवाकर लौटे लोगों का भी रैंडम सैंपल टेस्ट लिया जाएगा। बता दें कि 12 और 13 मई को 48 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए थे, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव मिले थे। कोरोना संक्रमण के लिए राज्य सरकार द्वारा हरिद्वार को रेड जोन में रखने को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। आज हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 18 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस बीच राज्य सरकार की ओर से कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना
कोर्ट में दे। बता दें कि आकाश शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार में 2 मामले आने के बाद उसको रेड जोन में डाल दिया, जबकि देहरादून में से कई अधिक मामले सामने आए हैं, उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। उत्तराखंड के प्रवासियों को लेकर तीसरी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा ताली बजाकर स्वागत किया गया। इस ट्रेन में 1341 कामगार सवार थे, जो कर्नाटक के अलग अलग जिलों में कामकाज करते हैं। रेलवे स्टेशन पर इनके रजिस्ट्रेशन के बाद बसों द्वारा इनके गृह जनपदों को रवाना किया गया। इसमें सबसे ज्यादा कामगार टिहरी के हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही इन कामगारों ने उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की। इन कामगारों ने कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार उन्हें यही रोजगार मुहैया करा दे तो उन्हें इस तरह बाहर रहकर काम नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार के एडीएम के मिश्रा ने बताया कि हरिद्वार जिले के कामगारों की स्क्रीनिंग रेलवे स्टेशन पर ही की जा रही है। इनमें से संदिग्ध लक्षण पाए जाने वाले लोगों का मेला अस्पताल में बने कोविड सेंटर में भेजा जा रहा है। बाकी जिलों के रहने वाले कामगारों की स्क्रीनिंग उनके जिले की सीमा पर की जाएगी। हम जी बेंगलोर से आए हैं, काफी दिनों से उधर थे, जो कि खाने रहने की व्यवस्था थी, पर आते समय में हमारे लिए कुछ दिक्कत नहीं, कोई किराया नहीं लिया, कोई खाने का पैसा नहीं लिया, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा आने के लिए हुआ। थैंक यू उत्तराखंड सरकार को। वापस आने का तो सर अगर रोजगार मिले उत्तराखंड के लोगों को तो कोई बाहर नहीं जाएगा। आज 1200-1300 लोग इस गाड़ी में है, तो इसीलिए लोग बाहर जाते हैं कि उत्तराखंड में रोजगार की व्यवस्था बहुत कम है। अगर रोजगार अच्छे से होता है तो फिर हम लोग अपने घरों में ही रहते हैं, फिर बाहर जाने का हमको कोई वो नहीं है। 1341 लोग हैं, बंगलौर से ये ट्रेन आ रही है। इसमें अधिक संख्या, जिसमें 700 से अधिक संख्या जो दर्शाई गई है उनमें टिहरी के हैं और बाकी शेष गढ़वाल के अन्य जिले के हैं। अब आपको एक पुलिस वाले की हनक का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो अपने घर लौटे प्रवासियों पर अपने खाकी का रौब दिखा रहा है। एक भी नहीं आया, ना डीएम आया ना एसडीएम आया, आप भी अभी आए। अभी आया, जब मुझे पता चलेगा तभी तो आऊंगा। आपको पता नहीं था कि अभी तक कभी नहीं आया। आप तो आते आते बोलने लगे तो मैं जेल में भेज दूंगा। आप जेल तो भेजूंगा ही, और क्या करूंगा? जेल तो भेजूंगा। क्यों, क्या करूंगा फिर? अरे इसलिए भेजूंगा, जाएंगे बाहर तो बीमारी फैलाएंगे। अभी तक तो अंदर बैठे, जब जाएंगे बाहर तभी तो जेल भेजूंगा, तभी जेल भेजूंगा ना। अरे तभी जेल भेजूंगा। अरे नेतागिरी मत कर। अच्छा, नेतागिरी मत करना। सर कोई नेतागिरी नहीं चल रही, मत बनाओ। नहीं, गलत बात है सर। ये मत बनाओ, मोबाइल मत बनाओ। क्यों नहीं बना? कैसी लोग कैसे नहीं बना? नहीं, गलत बात, गलत। हाथ कैसे उठा रहे हो? हाथ उठा रहे, हाथ कैसे उठा रहे? सर गलत उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हाथ उठा के, हाथ उठा रहे, हाथ कैसे उठा दिया आपने मेरे पे? सर मुझे जवाब दीजिए, हाथ कैसे उठा रहे हैं? हाथ नहीं उठा रहा। ये साहब ओम प्रकाश हैं और ये पिथौरागढ़ के कोतवाल हैं, जो प्रवासियों को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। और तो और ये प्रवासियों पर हाथ उठाते भी कैमरे में कैद हो गए। शायद ये साहब अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं और खाकी के रौब ने इन्हें अंधा बना दिया है। तभी तो हजारों किलोमीटर दूर से अपने प्रदेश, अपने गांव पहुंचे इन प्रवासियों को ये कोतवाल साहब जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। सरकार प्रवासियों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है, रिवर्स पलायन पर जोर दे रही है, जिससे प्रवासी यहां अपना रोजगार कर सकें और वीरान गांव फिर से आबाद हो सकें। लेकिन ऐसे पुलिस वाले सरकार की उस मंशा पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरे प्रदेशों से लौट रहे प्रवासियों को सरकार घर भिजवा रही है, लेकिन जिस बस से लोगों को 700 से 800 किलोमीटर का सफर करवाया जा रहा है, उन बसों को 35 किलोमीटर दूर मसूरी जाने का परमिट तक नहीं है। कोरोना के खौफ से घर लौटकर आए लोगों के चेहरों पर खुशी तो है, लेकिन प्रवासियों को उनके घर सिटी बस से भेजा जा रहा है। पहाड़ी और 700-800 किलोमीटर के लंबे सफर पर सिटी बस में जाने में यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन मजबूरी में सब दबी जुबान से सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन लोगों को जान का खतरा भी सता रहा है। काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब अगर ड्राइवर ले अपने लिए जान में खेल के जा रहे हैं तो हमें भी घर जाना ही है। कई दिन से परेशान थे यहाँ पर। वहीं सिटी बस एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि जब परिवहन विभाग को जरूरत होती है तब सारे नियम कायदे साइड कर दिए जाते हैं। हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाया जाता है। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है और ये सीधा सीधा जो है शासन का हमारे ऊपर शोषण है। जबकि हमारी सिटी पे आज बनबसा तक जा रही है, गैरसैंण जा रही है। ये तो शासन की मर्जी पे निर्भर करता है। शासन की मर्जी होगी
तो हमें मसूरी के लिए भी कहेंगे कि आपकी सिटी बसें जाने योग्य नहीं है। एजेंसी में क्योंकि सिटी बसेस भी उनकी पर्वतीय मार्गों में जो रोक होती है व्हील बेस के आधार पे। जैसे देहरादून रीजन में 171 अब सभी जगह हो गया है, तो 171 इंच व्हील बेस की गाड़ियाँ पर्वतीय मार्ग पे जा सकती हैं। तो सिटी बसेस छोटी हैं, इसलिए पर्वतीय मार्गों में उनको भेजने की में कोई दिक्कत नहीं है, और इस समय तो ऐसा समय है, इमरजेंसी है। हालांकि परिवहन विभाग की अपनी दलील है। अब मुश्किल घड़ी को समझा जा सकता है कि काम को प्राथमिकता दी जा रही है, मगर अपने ही नियमों की अनदेखी करना भी क्या सही है? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, जहां ट्यूशन फीस लेने वाले स्कूलों की मॉनिटरिंग होगी। फीस देने का प्रेशर बनाने वाले स्कूल पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन क्लास देने पर ही स्कूल फीस ले पाएंगे। शिक्षा सचिव ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी, नोडल अधिकारियों को दिया है मॉनिटरिंग का जिम्मा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले आर्थिक पैकेज के साथ लोकल और वोकल की बात की, यानी लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की। इसी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का दर्द झलका है। हरीश रावत ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो बहुत पहले से ही लोकल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं और वही बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि ये कुछ ऐसा ही जैसे केदारनाथ में पूरा काम उन्होंने किया और श्रेय मोदी जी ने ले लिया। आए और चुपके से सारे केदारनाथ की मार्केटिंग अपने साथ जोड़ के चले गए। अब डर लग रहा है कि गरीब के बाद एक छोटी सी पूंजी लोकल और वोकल की है। मैं वर्षों से लोकल वोकल की वकालत करता रहा, कहीं वो भी न छिप जाए। उत्तराखंड में शराब कारोबारियों ने शुक्रवार को एक दिन दुकान बंद करने का फैसला टाल दिया है। आबकारी आयुक्त से बातचीत के बाद यह फैसला हुआ। आबकारी आयुक्त ने कारोबारियों को बताया कि अप्रैल की कमाई पर फैसला सरकार लेगी, क्योंकि मामला कैबिनेट का है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि कोविड टैक्स की वसूली को लेकर सहमति बनी है, जिसके बाद कोविड टैक्स शराब कारोबारी नहीं देंगे, बल्कि ये टैक्स अब विदेशी शराब के गोदामों और डिस्टिलरी से होगा। शराब कारोबारियों ने मांगों को अमल में लाने के लिए आयुक्त को 24 मई का वक्त दिया है, वरना 25 मई से शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। एक तरफ शराब कारोबारी गुस्से में हैं और कोविड टैक्स को नहीं देना चाहते हैं, तो वहीं प्रदेश में 155 दुकानें बंद हैं, जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं इसे लेकर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी मामलों को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। बाहर है जो अप्रैल का, मार्च के 10-12 दिन का, फिर अप्रैल का, उस संबंध में हमने कहा था, कल भी विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से विचार करेंगे। संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए उत्तराखंड में त्रिवेंद्र कैबिनेट ने 8 अप्रैल को कोविड-19 फंड में 1 साल के लिए विधायकों के वेतन भत्तों में 30% कटौती करने का फैसला लिया था। नियम के मुताबिक इस कटौती के लिए विधायकों की सहमति लेनी होती है। इस पर 30 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर और ईमेल भेजकर कैबिनेट के फैसलों की याद दिलाते हुए कहा था कि जल्द से जल्द अपनी सहमति दे, ताकि अप्रैल महीने से उनके वेतन से अंशदान काटा जा सके। लेकिन अभी तक विधानसभा अध्यक्ष समेत मात्र 7 विधायकों ने ही सहमति पत्र भेजा है। वहीं इसे लेकर विधायक गोलमाल जवाब दे रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने कहा है कि विधायकों को फिर इसे लेकर रिमाइंड कराएंगे। ऑफ द रिकॉर्ड कई विधायक कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं हैं। विधायकों का कहना है कि उनकी विधायक निधि में पहले ही 1 करोड़ कटौती की जा चुकी है। इसके अलावा 15 लाख रुपए विधायक फंड से अलग से काटे जा चुके हैं। अब वेतन और भत्तों में भी कटौती माननीयों को नागवार गुजर रही है। अपने क्षेत्रों में फंसे पड़े हैं और कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वह यहाँ मुख्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सूचना भी नहीं गई। और दूसरा, पार्टी ने हमको निर्देशित कर दिया है कि आप सब लोग जो हैं इसका 30% जो है भत्ते उते जो भी हैं उसको लिख के दीजिए। लेकिन हमारे पास विधानसभा की तरफ से कोई अभी तक कोई मैसेज, कोई चिट्ठी अभी नहीं आई है, तो हम इंतजार में हैं। नियम हमारे यहाँ भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, नियम 24 के तहत हमने उनसे सहमति मांगी है, तो एक बार हम दोबारा भी आग्रह कर सकते हैं। और यदि मैं उनसे आग्रह करूँगा तो निश्चित रूप से ये कुछ लोगों की तो अभी तक सहमति आ गई है, कुछ ने मुझे टेलीफोन से भी दे दी है, तो उस आधार पे फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बनने के बाद नेपाली सुरक्षा तंत्र बॉर्डर में अलर्ट हो गया है। धारचूला तहसील में काली नदी के पार चांगरू में काला पानी पर कड़ी नजर रखने के लिए नेपाल ने बीओपी बना दी है। इस बीओपी में तैनात होने वाले सुरक्षा कर्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि लिपुलेख सड़क को लेकर नेपाल सरकार ने अपना विरोध जताया है। वहीं भारतीय प्रशासन का कहना है कि उन्हें अभी तक आधिकारिक रूप से बीओपी खोलने की जानकारी नहीं दी गई है। वो जो क्षेत्र है जो कि हमारा जो काली नदी है उसके उस पार है, वो संबंधित क्षेत्र में जो है नेपाल के जो नेपाल प्रहरी हैं उनके माध्यम से एक चेक पोस्ट बनाया गया है और वो उनका सीमा के अंदर है। हालांकि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोरोना महामारी से लड़ रहे दून मेडिकल कॉलेज को मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर, ग्लव समेत आवश्यक चीजों की खरीद के लिए 15 लाख रुपए दिए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना को ये चेक सौंपा। को बढ़ाने के लिए उनके सुरक्षा किट के लिए मैंने पर्यावरण बोर्ड से 15 लाख की धनराशि आज उनको उपलब्ध कराई है। डॉक्टर सयाना जो वहाँ के प्राचार्य हैं और पर्यावरण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी सुबुद्ध जी की उपस्थिति में आज 15 लाख का चेक उनको दिया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 4:30 पर खुलेंगे। इससे पहले आज भगवान बद्री विशाल के धाम को 10 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ सिंह द्वार, मंदिर परिसर, परिक्रमा स्थल, तप्त कुंड के साथ ही अलग अलग स्थानों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से कुबेर जी, उद्धव जी, गरुण जी, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा के साथ बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। धाम के कपाट खुलने के दौरान सिर्फ 28 लोगों को ही रहने की अनुमति दी गई है। वहीं आज योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में कुबेर जी, उद्धव जी और गरुण जी की विशेष पूजाएं हुई। हक हुकूक धारियों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भगवान को पुष्प अर्पित किए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो बद्रीनाथ मंदिर की हैं और कल इसके कपाट खुलने हैं 4:30 पर। उससे पहले आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर तैयारी की गई है और पूरे परिसर को 10 क्विंटल गेंदों के फूल से सजाया गया है। आप ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें बद्री विशाल की देख रहे हैं और 4 धाम में से एक बद्री विशाल, जहां 28 लोग ही इस बार लॉकडाउन के चलते इस परिसर में मौजूद रहेंगे कपाट खुलने के वक्त। जबकि अगर हम दूसरे सालों की अगर बात करें तो इस वक्त यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ा रहता है बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और कल ब्रह्म मुहूर्त में ये कपाट खुलने हैं 4:30 पर। बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाएंगे और पूरे देशवासियों की ओर से हम भगवान को प्रणाम करेंगे, आपदा निवेदन करेंगे और भगवान से मांगेंगे विश्व भर की ये विपदा दूर हो जाए। उधम सिंह नगर के बाजपुर से एक कार एक्सीडेंट का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार सीधे एक दीवार को तोड़ते हुए मामूली रूप से दोनों को यहां चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस भयानक हादसे की, सीसीटीवी में कैद हुआ है ये वीडियो। एक्सीडेंट का ये लाइव वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। दीवार से टकराई है तेज रफ्तार कार। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर जो वहां लगे कैमरे में कैद हुई और एक और तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर हादसा हुआ है। दीवार से टकराई ये कार जो तेज रफ्तार में थी और कार दीवार को तोड़ती हुई सीधे आगे निकल गई। गनीमत रही कि जो लोग सवार थे उन्हें मामूली रूप से चोटें आई हैं। चमोली से खबर है, जहां घाट रामनी मोटर मार्ग पर टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। 5 लोग जख्मी हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा घाट रामनी मोटर मार्ग के चारफड़ा तोक के पास हुआ। अल्मोड़ा जिले में आज कांग्रेस ने डीएम के माध्यम से सीएम को एक पत्र भेजा, जिसमें जिले में लौटे युवाओं को जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने या छूट देने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि प्राधिकरण खत्म होने से युवाओं को रोजगार मिलेगा।
विकास प्राधिकरण के नाम से जो दिक्कतें उनके ऊपर आएंगी, मैं समझता हूं कि वो अब कोई भी रोजगार यहां पर नहीं कर पाएंगे, कोई भवन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कांग्रेस जन की मांग है सरकार से, ये कोरोना लॉकडाउन से सारा देश परेशान है, सारा प्रति विभाग परेशान है, इसको समाप्त करने की मांग। कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र एनआईटी में ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 22 मई तक ओपन बुक परीक्षा पद्धति पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में बीटेक, एमटेक और पीएचडी के 893 छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षाओं का रिजल्ट जून प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। बीटेक, एमटेक और पीएचडी ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आज से शुरू हुआ है। ये सब कुछ हमारे फैकल्टी के एफर्ट से और बच्चों के चैलेंज एक्सेप्ट करने से पॉसिबल हुआ। अल्मोड़ा जिले में कल एक कोरोना संक्रमित आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। सभी चेक पोस्ट पर जांचें बढ़ा दी गई हैं और बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर ही घरों पर भेजा जा रहा है। साथ ही डीएम ने कहा कि कल आने वाले मरीज को पहले ही क्वारंटाइन किया गया था और संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी थर्मल स्कैनिंग हर जगह कराई जा रही है। ये जो हमारा पेशेंट भी जो कल पॉजिटिव आया है, उसको मोहान चेक पोस्ट पे पकड़ा गया था। मोहान चेक पोस्ट पे जब डॉक्टर्स को लगा कि उसमें कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उनको अलग करके उनके 5-6 लोगों को जो उनके साथ आसपास बैठे थे उनको भी अलग कर लिया गया है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में करा दिया है। प्रवासियों के लौटने के बाद पहाड़ में कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लगातार मामले सामने आने के बाद नैनीताल स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। नैनीताल लौटे 20 प्रवासियों को सुखाताल टीआरसी में क्वारंटीन कर दिया गया और कुछ लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।